हेलो गाइस। आज का हमारा टॉपिक है ब्याज। ब्याज क्या होता है और ब्याज की क्या आवश्यकता है और ब्याज को हम क्यों पढ़ते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहली बात, जब हम किसी से कोई धनराशि उधार लेते हैं तो उस उधार के बदले हमें कुछ धनराशि, एक्स्ट्रा धनराशि उन्हें वापस करनी होती है। जो एक्स्ट्रा धनराशि हम उस धन के साथ वापस करते हैं उसे ही ब्याज कहते हैं। ब्याज दो तरीके का होता है, एक साधारण ब्याज और एक चक्रवृद्धि ब्याज। मान लीजिए, अब साधारण ब्याज क्या होता है कि हमने किसी से उधार लिए 1,000 रुपये और हमने कह दिया कि हम बाद में आपको 50 रुपये 1 साल बाद दे देंगे। मतलब 1 साल बाद हम आपको 1,050 रुपये देंगे, तो 50,000 रुपये क्या हुआ, ब्याज हुआ, और 1,000 रुपये क्या हुआ, हमारा मूलधन हुआ। लेकिन अब वही धनराशि हम अगर 1 साल बाद नहीं दे पाए तो हमने फिर उनसे एक बार वो कह दिया कि अगले साल हम 50 रुपये और बढ़ा देंगे। तो जो धन पे ब्याज बढ़ गया है, मूलधन पे, वो कहलाता है साधारण ब्याज। मान लीजिए पहले साल 50 हुआ, अगले साल 100 हुआ, फिर 150 हुआ, इस तरीके से। लेकिन अब महाजन लोन ब्याज कौन देते हैं, महाजन या साहूकार और बैंक। अब इन्होंने देखा कि इसने हमसे पैसा उधार लिया, लेकिन इसने अपना पैसा कहाँ लगाया, शेयर मार्केट में लगा दिया, प्लॉटिंग में लगा दिया, या कहीं फैक्ट्री में लगा दिया, या कहीं ऐसी जगह लगा दिया जहाँ इनके 1,000 रुपये 1 साल में 10,000 बन गए। और इन्हें कितने मिले, सिर्फ 50 रुपये। भाई इसने तो 10,000 रुपये कमा लिए 1,000 से, और इन्हें मिल रहे हैं कुल 50 रुपये। तब इनके दिमाग की घंटी बजी, इन्होंने सोचा कि भाई नहीं भाई, ऐसा नहीं होने का, अब हम 50 रुपये नहीं लेंगे। अब अगर तुम्हारा टाइम का पीरियड बढ़ता है तब हम ब्याज पे भी ब्याज लेंगे। मान लीजिए आपने पहले साल ब्याज नहीं दिया, तो अगले साल जो ब्याज जुड़ेगा वो 1,000 पर ना जुड़ के 1,050 पे जुड़ेगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, जो ब्याज पे भी लगता है। एक तो मूलधन हो गया, मूलधन पे जो ब्याज लगा साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज प्लस ब्याज जो लगा वो कहलाया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। आई बात समझ में? तो आज हम साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों के बारे में देखेंगे, और इनके किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और सबसे पहले हम यही मान के चलेंगे कि हमसे ब्याज के बारे में कुछ नहीं आता, और हम एक इजी टू हार्ड लेवल तक जाएंगे। इसमें कौन कौन सी टर्म्स यूज होती हैं, अब आप ब्याज के बारे में तो क्लियर हो ही गए होंगे। अब सबसे पहले मूलधन क्या होता है, मूलधन को पी से शो करते हैं, इंग्लिश में इसे प्रिंसिपल कहते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट, जो मूलधन होता है। मूल और धन दो शब्दों से मिला है, मूल और धन। जो धन हमने अपनी आवश्यकता में, जरूरत में लिया, जिस रूप में लिया, वो होता है मूलधन। लेकिन जब हम वापस करेंगे तो वो उसी रूप में वापस नहीं करेंगे, उसमें कुछ बढ़ा के देंगे, तो वो कहलाता है हमारा मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है, जिसमें कुछ ना कुछ मिश्रित किया हुआ हो, मतलब ब्याज मिश्रित किया गया हो, इसे कहते हैं अमाउंट। ठीक। फिर एक होती है हमारी दर। जो ब्याज की गणना की जाती है वो एक निश्चित दर पर की जाती है, निश्चित वार्षिक दर पर की जाती है, उसे हम कहते हैं वार्षिक दर। इसे हम शो करते हैं आर से, इंग्लिश में से कहते हैं रेट। और फिर होता है समय। समय की कोई वो बताने की जरूरत नहीं है, समय सभी जानते हैं। जो ब्याज लिया जाएगा वो 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष जितने के लिए लिया जाएगा उसे हम समय कहते हैं। अब चूंकि बात हम चक्रवृद्धि ब्याज की अभी नहीं करेंगे, पहले हम साधारण ब्याज से ही चलेंगे। तो अब साधारण ब्याज कैसे निकालें। मान लीजिए 1,000 रुपये हमने लिए और हमने तय कर लिया कि 50 रुपये आपको 1 साल बाद देंगे। लेकिन अब 1 साल का तो हमें पता है, लेकिन हमने देखा कि हमारे पास पैसे हो गए 3 महीने बाद ही, अब हम 3 महीने बाद उसे पैसे दें तो 50 रुपये थोड़ी देंगे। या 1 साल से ज़्यादा 1.5 साल लग गया पैसे वापस करने में, तो वो हमसे कोई 50 रुपये थोड़ी देगा, वो तो हमसे ज़्यादा लेगा। या अगर हम पहले देंगे तो कम देंगे। तो वो उस चीज़ की गणना हम कैसे निकालें, उस चीज़ के बारे में हम सीखते हैं। ठीक है। जैसे साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है, जो ट्रिक होती है, वो होती है मूलधन गुणा दर और गुणा समय बटे 100। इस फार्मूले से हम किसी भी समय का ब्याज आसानी से निकाल सकते हैं, और ये सिर्फ हमारा ब्याज निकलेगा। लेकिन जो धनराशि हमें वापस करनी रहती है वो होती है अमाउंट ए या मिश्रधन, वो होता है प्रिंसिपल प्लस ब्याज। आई बात समझे? अब यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं बेसिकली, वो अभी तक हमने यही डिस्कस किया है कि हम किसी को पैसे देंगे। हो सकता है हम पैसे ब्याज पर देने वाले हो, हमें लेना भी हो, तो उस हिसाब से भी हमें सोचना है।
तो दोनों कंडीशन को ध्यान में रख के हम पढ़ेंगे। मान लो हमसे कोई ब्याज पे पैसे ले जाए और बाद में वो हमें पैसे दे जाए, लेकिन एक निश्चित टाइम पीरियड ना हो जिसके लिए उसने लिया हो, कम या बढ़ती हो जाए और वो हमें पैसे कम दे जाए और हम समझ ही नहीं पाएंगे कितने लेगा, तो उसके लिए भी ये जरूरी है। ठीक है, तो हम दोनों ही हो सकते हैं, लेनदार भी और देनदार भी। अब इससे संबंधित जो प्रश्न आते हैं उनका हम एक इजी टू हार्ड लेवल तक जाएंगे। जैसे सबसे पहले साधारण प्रश्न आते हैं। साधारण प्रश्न में कुछ नहीं होता, सिर्फ इसी फार्मूले बेस्ड होंगे साधारण प्रश्न। जैसे देख लेते हैं कि कोई धन हमने उधार लिया, मान लीजिए 1,000 रुपए हमने उधार लिए और उसकी जो दर फिक्स करी, या हमने उधार लिए या दिए, वो थी 5% और समय लिया हमने 1 वर्ष। इसे हम बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो समय जरूरी नहीं 1 ही वर्ष हो, 2 वर्ष भी हो सकता है, 2.5 वर्ष भी हो सकता है, 3 वर्ष भी हो सकता है, हम उसी हिसाब से करेंगे। फिलहाल हम एक इजी लेवल पर चल रहे हैं। तो जो हमारा ब्याज बनेगा, मूलधन 1,000 गुणा दर 5% और समय 1 वर्ष, सॉरी बटे 100, 2 जीरो खत्म हो गए और 5 दाएं 50, ये 50 रुपए का हमारा ब्याज हो गया। तो ये था हमारा साधारण प्रश्न। दूसरी कैटेगरी का जो क्वेश्चन आता है वो होता है कि जब मूलधन जो है वो अपने का a बटे b गुना हो जाए। अब यहां से शुरुआत चलती है गरीबी के दुष्चक्र की, जो हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। पहले यही होता था कि जो महाजन होते थे वो उनसे पैसा उठा लेती थी पब्लिक, और वो जो है ब्याज ही नहीं दे पाते थे और ब्याज के दुष्चक्र में फंस जाते थे, और फिर ये होता था कि उनकी जमीनों की नीलामी हो जाती थी। ठीक है, तो जब मूलधन अपने का a बटे b गुना हो जाए, मान लीजिए मूलधन हो गया P और प्लस साधारण ब्याज, ठीक है, और ये हो गया अपने का a बटे b गुना। ठीक, यहां हम लिखेंगे P प्लस PRT बाई 100 इक्वल टू a बटे b इंटू P। ठीक, यहां भी P कॉमन है, यहां भी P है और यहां भी P है, तो हम P को P से काट सकते हैं। अब ये हमारा बचेगा 1 प्लस R इंटू टी बटे 100 बराबर a बटे b, या R इंटू टी बटे 100 बराबर a बटे b माइनस 1, या क्या हो जाएगा हमारा R इंटू टी बटे 100 बराबर a माइनस b बटे b। अब वो हमसे दर या समय निकलवा सकता है, मोस्टली क्वेश्चन में दर ही निकलवाता है, तो हम लिख देंगे R बराबर a माइनस b बटे b, ये 100 इधर जाएगा मल्टीप्लाई में 100 अपॉन t। ठीक है, इसका एक अब हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे किस वार्षिक दर से ब्याज या मूलधन किस वार्षिक दर से, किस वार्षिक दर से मतलब है कि दर संख्या से वो पूछ रहा है, किस वार्षिक दर से मूलधन, जो मूलधन है वो अपने का 3 बटे 2 गुना हो गया, मूलधन अपने का 3 बटे 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, इसे हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। R बराबर हमारा हो जाएगा, ये 3 बटे 2 है तो 3 माइनस 2 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 100 अपॉन समय, समय कितना है 5 वर्ष, 5 वर्ष। ठीक, ये 3 माइनस हो गया, 1 बचा और 5 दूनी 10 और 10 से 1 जीरो गया, तो दर हमारी हो गई 10%। आया समझ में? नेक्स्ट जो हेडिंग है वो ये है कि जब ब्याज मूलधन का a बटे b गुना हो जाए। अब अगर हम इस लाइन का अर्थ देखें तो इसमें लिखा हुआ है जब ब्याज जो है वो मूलधन का a बटे b गुना हो जाए। इसे हम देखेंगे, ये हो गया ब्याज और ये नीचे आ जाएगा, यहाँ क्या कितना हो गया मूलधन, और यहाँ क्या हुआ a बटे b। कहने का मतलब यह है कि ब्याज कितना हुआ a और मूलधन कितना हो गया b। जब ब्याज मूलधन का a बटे b गुना हो जाए तब दर हम कैसे निकालेंगे। एक एग्जांपल
ले लेते हैं इसका, या पहले हम इसका फॉर्मूले का डेरिवेट कर लेते हैं। दोनों ही तरीके हैं। जैसे हम जानते हैं कि साधारण ब्याज, ब्याज क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ब्याज गुणा 100, ये ऊपर आ गया, बटे मूलधन गुणा समय बराबर दर। ठीक, तो अब मान लीजिए इसे यहीं रोक देते हैं। मान लीजिए कोई ब्याज जो है, ब्याज 3 वर्ष में साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 गुना हो गया। ठीक है, मूलधन का 3/5 गुना हो गया। यहां से हम देख सकते हैं कि ब्याज बटे मूलधन बराबर 3/5। तो यहाँ ब्याज कितना है 3 और मूलधन कितना है 5 और समय कितना दे रखा है 3 वर्ष। डायरेक्ट हम यहाँ रख सकते हैं ब्याज कितना है 3 गुणा 100 बटे मूलधन कितना है 5 और समय कितना है 3 से 3 खत्म और 5 दूनी 10। तो आर बराबर कितना आ गया हमारे पास 20%। ये हमारा आंसर है। आया समझ में? आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग है वो ये है कि जब ब्याजों का योग या अंतर दिया हो, जब ब्याजों का योग या अंतर दिया हो उस टाइम हमें दर निकालनी है। ठीक है, जैसे ये समय निकालना होता है, कुछ भी निकलवा सकता है। जैसे 7 वर्ष, मतलब कोई धन है, किसी धन का 7 वर्ष व 10 वर्ष के ब्याज का अंतर 150 रुपये है। ठीक, और दर दी है हमारी 5%, दर हमारी दी है 5%। तब वो हमसे मूलधन भी निकलवा सकता है और ब्याज भी निकलवा सकता है। ठीक, मान लीजिए मूलधन कितना होगा जब ब्याजों का योग या अंतर दे रखा हो तब। अब एक बेसिक है, जैसे 7 वर्ष का ब्याज और 10 वर्ष का ब्याज दोनों का अंतर 150 रुपये है। तो अगर हम देखें तो 10 - 7 कितना हो गया 3 वर्ष, मतलब 3 वर्ष का जो ब्याज है वो कितना है 150 रुपये है। 3 वर्ष का ब्याज 150 रुपये है और दर हमारी की है कितनी 5%। हम यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। अब आपकी समझ में आई गया होगा फार्मूला क्या होता है। प्रिंसिपल बराबर ब्याज गुणा 100 बटे दर गुणा समय। ब्याज कितना है हमारे पास 150 रुपये, मल्टीप्लाई 100 और दर 5 × 3, 5 से 15 ढाई 150, कितना हो गया 1000 रुपये। ये आंसर है। आया समझ में आपकी? चाहे तो इसे यहीं रोक के डायरेक्ट फार्मूले में वैल्यू पुट कर सकते हैं हम, या फिर हम एक बेसिक से चल सकते हैं। वैसे तो बेसिक ही ज़्यादा अच्छा, इतना टाइम नहीं लगता अगर आप जानते। ये तो समझाने के लिए है खाली। अब अगली हेडिंग पे चलते हैं हम। अगली हेडिंग हमारी है जब दो समयों का मिश्र धन दे रखा हो। जब दो समय का, अभी हमने क्या साधारण प्रश्न देखे हमने, जब ब्याज अपने का a/b गुना हो जाए और जब ब्याज मूलधन का a/b गुना हो जाए और जब ब्याजों का योग या अंतर दे रखा हो। और अब आता है हमारा जब दो समय का मिश्रधन दिया हो, दो समय का मिश्रधन दिया हो और वो दर पूछ ले, तब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए 3 वर्ष का जो मिश्रधन है वो है 575 रुपये और 5 वर्ष का मिश्रधन दिया है 625 रुपये। ठीक है, 3 वर्ष का मिश्रधन दिया है 525 रुपये और 5 वर्ष का मिश्रधन दिया है 625 रुपये। तब वो पूछेगा कि दर बताओ, दर क्या होगी। इस क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। हमें दिख रहा है 3 वर्ष का मिश्रधन कितना है 575 रुपये,
और 5 वर्ष का मिश्र धन कितना है 625 रुपये। और हम जानते हैं मिश्र धन क्या होता है भाई, मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन होता है प्रिंसिपल प्लस ब्याज। ठीक, अगर हम देखें तो 5 - 3 कितना हो गया 2 वर्ष। 2 वर्ष का जो ब्याज निकल कर आया हमारे पास, भाई प्रिंसिपल से प्रिंसिपल घट जाएगा और ब्याज आ जाएगा, कितना आया 0 और 12 में से 7 गया 5, 50 रुपये। 2 वर्ष का ब्याज कितना हुआ 50 रुपये। और 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा 50/2 मतलब 25 रुपये। 50/2 आई बात समझ में। 3 वर्ष का मिश्र धन 575 रुपये, 5 वर्ष का मिश्र धन 625 रुपये, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा 50 रुपये। क्योंकि हम जानते हैं मिश्र धन क्या होता है मूलधन गुणा ब्याज, और ब्याज से ब्याज मतलब मूलधन में से मूलधन घट जाएगा और खाली हमारे पास ब्याज का अंतर आ जाएगा। ठीक, अब 2 वर्ष का ब्याज आया 50 रुपये और 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया 25 रुपये, इसीलिए 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा 25 या 75 रुपये। अब यहाँ 3 वर्ष का मिश्र धन कितना है 75 रुपये और 3 वर्ष का ब्याज कितना है 75 रुपये, तो हमारे पास मूलधन कितना हो गया, मूलधन क्या होता है मिश्र धन माइनस ब्याज, तो कितना है 575 माइनस 75 बराबर 500 रुपये। मूलधन कितना आ गया हमारे पास 500 रुपये। अब हमें क्या निकालना है दर, और हम जानते क्या है दर बराबर क्या होता है ब्याज मल्टीप्लाई 100/P × T। ठीक, और ब्याज कितना है हमारे पास 75 रुपये बराबर 75 मल्टीप्लाई 100। मूलधन कितना है हमारा 500 रुपये और समय कितना है हमारा 3 वर्ष। ठीक, 1 2 2 0 खत्म और 5 दिया 15 और 15 पंजे 75, तो दर कितनी आ गई हमारी दर आई हमारी 5%। यही हमारा आंसर है। आया समझ में। ऐसा उम्मीद है आपको समझ में आ रहे होंगे, लेकिन ये सिर्फ एक अभी मैं एक ये इंट्रोडक्शन है, क्वेश्चन अभी बाद में नेक्स्ट टॉपिक में कराए जाएंगे। ये तो सिर्फ एक सोच या एक बेसिक डेवलप किया जा रहा है, जिसमें अगर मैं आपको ये लाइन बता दूं तो आपकी समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैं एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, अगले टॉपिक में जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको रियलाइज होगा कि हाँ बिल्कुल सही है और सही समझ में आ रहा है। ठीक है, अब अगली हेडिंग हमारी है जब औसत दर दी हो। ठीक है, जब औसत दर दी हो तब क्या करना है। जैसे औसत वाला एक चैप्टर होता, उसे वो हम बाद में औसत में ही पढ़ेंगे, लेकिन जब औसत दर दी हो तब क्या करना है। जैसे मान लीजिए एक दर यहाँ हो गई और एक दर यहाँ हो गई, और इसकी एवरेज दर हमें निकालनी है, और उसी के अकॉर्डिंग हम रेट प्रिंसिपल टाइम निकालेंगे। जैसे एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति ने 5,000 रुपये उधार दिए 2 व्यक्तियों को। 5,000 रुपये उधार दिए 2 व्यक्तियों को, एक को दिए 4% की दर से और दूसरे को दिए 5% की दर से। ठीक है, लेकिन उसे जो बाद में धन प्राप्त हुआ, ब्याज प्राप्त हुआ, उसकी जो औसत दर थी, भाई 4 कैसे दिए 5 कैसे दिए, लेकिन जो एवरेज दर थी वो 4.2% प्राप्त हुई। तो अब वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 4% की दर से दिया गया धन कितना था, या 5% की दर पर दिया गया धन कितना था। ठीक है, इसके 2 तरीके हैं करने के, एक तो हम एक्स मान के कर सकते हैं और एक हम डायरेक्ट औसत से कर सकते हैं। अब देखो औसत दर दी है तो औसत से ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, यहाँ 5 में से 4.2 गया, कितना बचेगा 0.8। ठीक, और यहाँ 4.2 में से 4 गया तो कितना बचेगा 0.2। आया समझ में। अब ये पॉइंट से और पॉइंट खत्म हो जाएगा, और 2 का ना 2 और 2 चो 8, मतलब 4:1। ठीक, 4:1 आ गया हमारे पास। इसका मतलब क्या है 4 + 1 5।
और 5 बराबर दे रखा है 5000, तो 1 बराबर कितना हो गया 1000, और ये बोल रहे 4% की दर से कितना धन दिया गया 4, तो 5% की दर से कितना धन दिया गया 1, तो 4 बराबर कितना हो गया 4000। यही हमारा आंसर है। अगर किसी व्यक्ति ने कोई धन अलग अलग दरों पर दिया हो तो किस दर पर कितना धन दिया उस चीज को निकालने के लिए हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, जब ब्याज की कई दरें दे रखी हों उस टाइम कैसे उस प्रॉब्लम को हम सोल्व करेंगे। ठीक है, जब ब्याज की कई दरें दे रखी हों, जैसे किसी व्यक्ति ने 8,000 रुपये बैंक से उधार लिए और बैंक ने उसके सामने शर्त ये रख दी कि अगर तुम पहले 5 वर्ष में लोन चुका देते हो, पहले 5 वर्ष अगर तुम पहले 5 वर्ष में लोन चुका देते हो तो तुम्हें जो दर लगेगी वो 6% लगेगी। ठीक, आई बात समझे। अगर पहले 5 वर्ष में वो ब्याज चुका देता है तो 6% की दर से लगेगी, लेकिन अगले 3 वर्ष के लिए जो दर लगेगी वो 8% लगेगी, और उसके बाद फिर अगले 8 वर्ष के लिए जो दर लगेगी वो 10% लगेगी। ठीक है, ये इस तरीके से करते हैं ताकि जो ऋणी है वो जल्द से जल्द ऋण चुकाने की कोशिश करे। ठीक है, हमारे क्या है, जब कई दरें दे रखी हूँ तब कैसे करेंगे। ये हमारा एग्जाम्पल है, जैसे किसी व्यक्ति ने बैंक से 8,000 रुपये उधार लिए और बैंक ने शर्त रख दी कि पहले 5 वर्ष के लिए 6% की दर लगेगी और अगले 3 वर्ष के लिए 8% की दर लगेगी और अगले 8 वर्ष के लिए 10% की दर लगेगी। ठीक है, अब व्यक्ति ने क्या काम करा, उसने जल्दी जोड़ घाट करी और 12 वर्ष में सारा लोन चुका दिया। ठीक, अब 12 वर्ष में उसने कितना ब्याज दिया ये हमें निकालना है। ठीक है, 12 वर्ष में उसने कितना लोन दिया, तो अब देख लीजिए प्रिंसिपल क्या है हमारा, प्रिंसिपल P गुणा R गुणा T बटे 100, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन इसमें क्या है, पहले 5 वर्ष मतलब T1 और ये क्या है R1, ये क्या हो गया T2, ये क्या हो गया R2, ये हो गया T3 और ये हो गया R3। ठीक, तो यहां हम लिखेंगे R1 T1, फिर धन तो उतना ही है P गुणा R2 T2 बटे 100, उसके बाद फिर प्लस P R3 T3 अपॉन 100। ठीक, अब यहाँ भी P है, यहाँ भी P है, यहाँ भी P है, तो P कॉमन आ गया, P को हमने कॉमन ले लिया। यहाँ हो गया R1 T1 प्लस R2 T2 प्लस R3 T3 और सबके बटे में 100 कॉमन आ जाएगा 100। ठीक, अब इस फार्मूले में ये वैल्यू पुट कर देते हैं। धन कितना है 8,000 बटे 100 और ब्रैकेट में R1 T1 कितना है 5 और 6, 5 गुणा 6 प्लस 3 गुणा 8 प्लस, अब देखो समय कितना हो गया 5 और 3 8। अब हम ये 8 नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि उसने 12 वर्ष में अपना लोन चुका दिया, तो आगे कितने वर्ष लिए जाएंगे 5 और 3 8 और 4 12, 4 वर्ष लिए जाएंगे, तो 4 वर्ष की जो दर लगेगी वो 10% की लगेगी। ठीक, अब ये हो गया हमारा 0 0 0 0, सही है, ये हो गया हमारा 80 और ब्रैकेट हो जाए 5 छंग 30 और 8 दिया 24 और 4 धाई 40। ठीक, इन्हें जोड़ देते हैं, ये हो गया हमारा 80 गुणा 4 और 4 2 6 और 3 9 94 बराबर, इसकी मल्टीप्लाई आ जाएगी 0 8 चौक 32 और 8 9 72 और 3 75। ये आंसर है, आया समझ में। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जब कोई धन अपने का n गुना हो जाए। ठीक, अगली हेडिंग है हमारी, जब
जब कोई धन अपने का n गुना हो जाए, n गुना, ठीक। तब जैसे हमें पता है जो अमाउंट होता है वो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है। अब अमाउंट है हमारा p और कितना हो, मतलब प्रिंसिपल है p, मूलधन p, और अमाउंट बन के कितना हो गया वो n गुना, मतलब np बराबर p प्लस SI की वैल्यू रख देते हैं p गुणा r गुणा t बटे 100। सब में से p कॉमन है, p कट जाएगा तो n बराबर हो जाएगा 1 प्लस RT अपॉन 100, या इसे हम इधर लिख सकते हैं n माइनस 1, ठीक, मल्टीप्लाई 100 अपॉन t बराबर r। ये हमारी ये ट्रिक बन गई, या फॉर्मूला हमारा ये डेरिवेट हो गया। अब कैसे हम इसको यूज करेंगे कि n क्या है, गुना है, तो जब कोई धनराशि जितने गुना होगी तो हम गुना में से एक घटाएंगे, 100 से गुणा करेंगे और समय से बाहर दे देंगे। जैसे कोई धनराशि 15 वर्षों में n गुना हो जाती, मतलब 5 गुना हो गई, ठीक, तो उसकी दर कितनी होगी। अब देखो 15 वर्ष है और कितने गुना हो रही, n मतलब 5 गुना, तो हम क्या करेंगे फार्मूले में 5 माइनस 1 4, 4 गुणा 100 बटे 15, ठीक, और वो ही हमारी दर आ जाएगी। ये हमारी आंसर है, चाहे 5 दिया 15 और 5 दूनी 10 और 20 चौक 80 बटे 3% की ये हमारी दर आ गई। ये हमारा आंसर आया समझ में। अगली हमारी हेडिंग है जब कोई धन अपना, अभी हमने पढ़ा जब कोई धन अपने का n गुना हो जाए। अब ये है मतलब किसी समय में अपने का n गुना हो जाए। अब अगली हेडिंग ये है कि कोई धन जो है वो t1 समय में n1 गुना हो रहा है और t2 समय में n2 गुना हो रहा है। तब इससे आने वाली जो प्रॉब्लम है उन्हें हम डिस्कस करेंगे। जैसे अभी हमने पढ़ा क्या कि मान लीजिए कि दर हो गई R1 और इसकी हो गई R2। जब धन अपने का n गुना हो गया था तो अब हमारी दर क्या थी, R बराबर n माइनस 1 इंटू 100 अपॉन t, t तो हट गया, ठीक। या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं t बराबर n माइनस 1 गुणा 100 अपॉन r। अब ये तो हमारा बेसिक बन गया फार्मूला इसके अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट कंडीशन वो ये कहता है कि t1 समय में n1 हो जाता है और t2 समय में n2 हो जाता है, ठीक। दर सेम ही रहती है, यहाँ भी r और यहाँ भी r। तो अब हम यहाँ से देखते हैं कि इस फार्मूले को हम रखते हैं t1 बराबर क्या हो गया, n1 माइनस 1 इंटू 100 अपॉन r, समीकरण 1। अब अगर t2 समय में n2 गुना हो जाता है, t2 समय में n2 माइनस 1 मल्टीप्लाई 100 अपॉन r, समीकरण 2। अब अगर हम इन दोनों समीकरणों को एक दूसरे से भाग दे दें तो क्या आएगा हमारे पास, t1 बटे t2 बराबर n1 माइनस 1 और n2 माइनस 1, ठीक। r से r कट जाएगा और 100 से 100 कट जाएगा। तो ये हमारा एक नेक्स्ट फॉर्मूला डेरिवेट हो गया। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एक धनराशि, कोई धनराशि 20 वर्ष में, मतलब t1 समय दे दिया और कितनी हो जाती है, वो 2 गुना हो जाती है, n1 हो गया, n1 2 गुनी हो गई, t1 कितना हो गया 20 वर्ष। अब वो या तो n2 निकलवाएगा या t1 निकलवाएगा। वो कह रहा है कि
कितने समय में, मतलब T2 कितने समय में वो अपने की 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, N2 हो गया 4। इसमें हम वैल्यू रख देंगे। T1 कितना है 20, T2 हमें निकालना है, और N1 कितना है 2 माइनस 1, और N2 कितना है 4 गुना 4 माइनस 1। ठीक, ये हो जाएगा हमारे पास 20/T2 बराबर 1/3। 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और T2 इधर हो जाएगा, इस तरीके से इनकी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो T2 बराबर हो जाएगा हमारे पास 60 वर्ष। ठीक, वैसे साधारण ब्याज है, इसमें फार्मूलों की इतनी कोई जरूरत नहीं पड़ती, ये सिर्फ एक बेसिक था। अगर आप जब आप इसकी समझ रख लेंगे तब इन फार्मूलों की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें सीधा सा हिसाब, ब्याज जो होता है, मान लीजिए 100 रुपये हैं और 100 रुपये पे 5% ब्याज है। ठीक, तो हर साल इतना ही जुड़ेगा, अगले साल फिर 5% हो जाएगा। मतलब जैसे पहले वर्ष के लिए 5% हो गया, दूसरे वर्ष के लिए 5%, फिर 5%, कितना हो गया 10%। ऐसे ही फिर तीसरे वर्ष के लिए 5%, 5% और फिर 5%, कितना हो गया 15। या ऐसा ना करके आप डायरेक्ट कर सकते हैं 5 दूनी 10, 5 के 15, 5 चौक 20। ठीक है, जैसे वो कह रहा था कि 20 वर्ष में दोगुनी हो जा रही है, कोई धनराशि 20 वर्ष में अपने की डबल हो रही है। ठीक, फिर ट्रिपल कब होएगी वो, और 4 गुनी कब होएगी वो। ठीक, 20 वर्ष में यहाँ से यहाँ 20 वर्ष में दुगनी हो गई। ठीक, 20 दूनी 40 और 20 किया 60 वर्ष में चौगुनी हो गई। ठीक है, चाहे वो इतना लंबा कर लो, चाहे करना दोनों ही तरीके से है। जब तक एक समझ विकसित नहीं होती हमारे अंदर तब तक हमें दोनों ही तरीके अपनाने पड़ते हैं। है बहुत ईजी। ठीक है, समझ में आया। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंस्टॉलमेंट या किस्त। अब इसमें इंस्टॉलमेंट या किस्त क्या होती है कि जैसे हमने कोई सामान खरीदा या नेट से कोई चीज़ मंगाई और हमारे पास क्रेडिट कार्ड है, तो हमें किस्तों पे आसानी से कोई भी चीज़ मिल जाती है। जैसे कोई चीज़ 1500 रुपये की है और 1500 रुपये हमारे पास है नहीं, लेकिन हमें पता है कि अगले महीने हम जो है थोड़े पैसे मैनेज कर सकते हैं, थोड़े आ गए, तो इसकी हम मान लीजिए 300 रुपये की इंस्टॉलमेंट बनवा लेते हैं और वो हर महीने चुकता कर देते हैं। तो उससे हमें भी फायदा हो जाता है और जो कंपनी जो सामान बेच रही है उसे भी कुछ ब्याज के रूप में फायदा हो जाता है। तो दोनों ही अपना फायदा देखते हैं और ये हो जाता है। तो इंस्टॉलमेंट का क्या सिस्टम है और ये कैसे काम करता है, तो इसके लिए बेसिक मैं आपको बताऊंगा। फार्मूले तो आपको बहुत जगह मिल जाएंगे, लेकिन बेसिक ये है कि मान लीजिए जो इंस्टॉलमेंट की किस्त है वो x है, तो जब हम प्रथम बार कोई चीज़ खरीदते हैं तो उस टाइम तो उस पर ब्याज लगता नहीं है, क्योंकि उस टाइम हम जो पहला डाउन पेमेंट, इसे कहते हैं डाउन पेमेंट। अगर आपने कभी कार खरीदी हो या उसकी EMI कैलकुलेट करने की कोशिश की हो, तो सबसे पहले वो नेट पर डलवाता है कि डाउन पेमेंट क्या होगा, उतना डालिए। डाउन पेमेंट मतलब आप कितना शुरू में जमा करेंगे वो क्या है। ठीक है, तो पहले जो हमने जमा किया वो हो गया x। जैसे ये क्वेश्चन है हमारा, इसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं कि कितना भुगतान जो है वो 944 रुपये को 4 किस्तों में चुकता कर देगा, जबकि दर कितनी है 12% है। ठीक, आई बात समझ में। तो मान लीजिए वो किस्त जो है जो हम दे रहे हैं 944 रुपये के लिए वो x है और हमें 4 किस्तों में देना है। तो पहली किस्त क्या हो गई x। अब जो दूसरी किस्त लगेगी वो क्या होगी x प्लस x RTY 100। ये दूसरी किस्त हो गई, क्यों? क्योंकि मूल पे है वो ब्याज, दूसरी किस्त हो गई। फिर प्लस x प्लस ये t पहली अगली किस्त के लिए 1 साल लगेगा, तो खाली हम इसे लिख सकते हैं x इंटू r। अब चूंकि दूसरी किस्त आ गई है तो हम इसे लिख सकते हैं 2r। ठीक, किस्त कितनी हुई 1 2 3, और चौथी किस्त में कितना धन लगेगा x प्लस x इंटू 3r/100। ये हो गई हमारी चौथी किस्त। धन कितना चुकाना है हमें 944 रुपये का। ठीक है, आ रहा है समझ में। ये है एक बेसिक, हमने इन्हें किस्तों को मान लिया।
पहली जो किस्त होती है उस पर हमें ब्याज नहीं देना पड़ता है, दूसरी किस्त होती है उसमें मूल तो जाएगा ही जाएगा, साथ में उसका ब्याज भी जाएगा, तीसरी में मूल और फिर प्लस ब्याज, और ऐसी इसी तरीके से चौथी में वो ब्याज, ये इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ एक्स कितने हैं, 1 2 3, 1 2 3 और 1 4, 4x प्लस, अब यहाँ कितना हो गया एक्स आर, ये भी एक्स आर और ये भी एक्स आर, तो कितना होगा 3 और 2 5 और 1 6, ये हो गया हमारे पास 6x आर अपॉन 100, 100 सब में कॉमन है, ठीक है, बराबर 944, ठीक, इसमें भी एक्स है इसमें भी एक्स है, एक्स क्या है हमारी इंस्टॉलमेंट की किस्त है, इसे हम कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में क्या बचा हमारे पास 4 प्लस 6r बटे 100 बराबर 944, आई समझ में आ गया हैं। इसे हम लिख सकते हैं किस्त बराबर 944 मल्टीप्लाई 100 बटे 400 प्लस 6r, ठीक है, ये यहाँ आ गया और क्लियर हो गया। अब हमें दर कितनी दी है 12%, तो हम 12 के इसमें गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास x बराबर 944 गुणा 100 बटे 400 गुणा 6 गुणा 12 72, ये हो गया हमारे पास 944 गुणा 100 बटे 472, 472 दूनी इतना, और ये हो गया हमारे पास 200 रुपये। तो हम 200 रुपये की 4 समान किस्तों में ये लोन को हम चुकता कर देंगे, ठीक है। इसी की एक ट्रिक भी बता दूं जो इसी से डेरिवेट हुई है, कि जो देय ऋण होता है या भुगतान जो होता है, जो ये देय ऋण है, ठीक है, मल्टीप्लाई 100 करेंगे बटे, जैसे 4 हमारी किस्तें हैं तो यहाँ आ जाएगा 400 प्लस दर है हमारी 12% और 4 किस्तें हैं, तो 4 को तो हम छोड़ देंगे, 1 2 3 4 किस्तें हैं हमारी, 4 को छोड़ देंगे, इन्हें प्लस कर लेंगे, 3 और 2 5 और 1 6, तो 6 गुणा और दर कितनी है हमारी r, ये एक ट्रिक। जैसे अगर हम डायरेक्ट इसमें वैल्यू रखना चाहें तो हमारे क्या हो जाएगा 944 गुणा 100 बटे 400 और 12 6 72, 472 और ये 200, ठीक है, वो बेसिक था, ये ट्रिक है। इसकी और भी बहुत सारे बेसिक हैं इंस्टॉलमेंट की, वो हम क्रम से जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे उसी हिसाब से डिस्कस करेंगे। ये तो एक बेसिक था हमारी समझ थी। अब जब हम टॉपिक से क्वेश्चन उठाकर जब करेंगे और एग्जाम के क्वेश्चन उठाएंगे तब हम समझेंगे कि हर क्वेश्चन का एक अपना अलग प्रकार होता है, कोई भी क्वेश्चन सेम नहीं होता, हर जब भी क्वेश्चन आता है वो एक अलग ही फॉर्म में आता है, ठीक है। तो हम अलग अलग फॉर्म कौन सी है उन्हें जानेंगे। ये आज हमारा बेसिक था जिसमें हमने एग्जाम्पल के साथ साथ उसे समझा, ठीक है। थैंक यू।